हाय व्यूवर्स, वेलकम टू Kennybuck.com। पिछली वीडियो में हमने किया था आइडियलिज्म, आदर्शवाद। हम कर रहे थे स्कूल्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के संप्रदाय। इसमें हमें 4 पार्ट करने हैं: आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म। पिछली वीडियो में हमने आइडियलिज्म किया था। आज हम करेंगे नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। ये रहा हमारा आइडियलिज्म। तो नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। होता क्या है प्रकृतिवाद? नेचुरलिज्म जो है वो मानता है कि जो हमारा नेचर है ना, वही सब कुछ है। प्रकृति, नेचर ही सब कुछ है और इसके अलावा और इससे परे कुछ भी नहीं है। नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये भगवान को नहीं मानता। ये मानता है कि नेचर है, नेचर इज़ एवरीथिंग। प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति के अलावा और इससे परे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो नेचुरलिज्म है वो मानता है कि हम जो अपने सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज लेते हैं ना, वो सच्ची होती है और वही परफेक्ट होती है। ठीक है, हम जो सेंस ऑर्गन से, अपनी जो सेंस ऑर्गन से शिक्षा लेते हैं वो सच्ची होती है और वही परफेक्ट होती है। और इस प्रकार की नॉलेज को जो इंसान है वो खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद ऑब्जर्व करके प्राप्त करता है। ठीक है, जो हम नेचर से शिक्षा लेते हैं वो सच्ची होती है और उसको इंसान खुद ऑब्जर्व करके प्राप्त करता है। जो प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिज्म थे, वो मानते थे इट बिलीव्स इन मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। देखो, पहले हमने पढ़ा था आइडियलिज्म। वो क्या मानते थे? आइडिया को सब कुछ मानते थे, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही सब कुछ है और फिजिकल वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, यानी भौतिक वस्तुएं कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्रकृतिवाद है ना, वो आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद का बिल्कुल विपरीत है। एक एक पॉइंट उसके ऑपोजिट है। अगर आपने आइडियलिज्म अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो आप देखोगे कि ये जो नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है, ये उसके बिल्कुल विपरीत है, ऑपोजिट है। जो वे मानते थे, ये नेचुरलिज्म थिंकर्स उसको बिल्कुल नकार देते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हो उसको। ठीक है, जैसे वो फिजिकल वर्ल्ड को कुछ नहीं मानते थे, लेकिन जो प्रकृतिवादी है वो मानते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड ही सब कुछ है, भौतिक वस्तुएं एवं भौतिक संसार ही सत्य है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। जो हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको कैसे सत्य मान लें। ये मानते थे कि जो वस्तुएं हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, बस वही ट्रू है, वही सच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये प्रकृति में विश्वास रखते थे और इनका जो फेमस नारा था ना, फेमस सेइंग थी, वो थी प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, बैक टू नेचर मानते थे ये। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है, उस पर प्रकृति की छाप है, यानी वो नेचर से ही आई है और उसका आगे और उसके पीछे और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी जो कुछ भी है वो मटेरियल वर्ल्ड ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। जो भी फिजिकल, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, वही सबसे ऊपर है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। जो नेचर शब्द है वो, उसका प्रयोग हम 2 अर्थों में करते हैं, 2 मीनिंग है उसके। एक तो है जो फिजिकल नेचर है, जो भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी हमारा नेचुरल वर्ल्ड है वो, और एक है जो स्टूडेंट है उसका नेचर, स्टूडेंट की प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति के 2 मीनिंग है, एक तो प्राकृतिक वातावरण, एक जो स्टूडेंट, छात्र की प्रकृति। ठीक है, यानी छात्र की क्या इच्छाएं हैं, उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या पावर्स हैं और उसकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो क्या है। जो नेचुरलिस्टिक थे, जो प्रकृतिवादी थे, वो ये मानते थे कि जो भौतिक संसार है ना, फिजिकल वर्ल्ड है, वही ट्रू है और उसके अलावा कोई और संसार नहीं है। जैसे कि जो स्पिरिचुअल वाले मानते थे ना कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, तो ये प्रकृतिवादी मानते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ है ही नहीं, जो भी है वही फिजिकल वर्ल्ड ही है, यानी भौतिक वातावरण ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो आइडिया और सुप्रीम वैल्यू। कोई इस संसार में आध्यात्मिक
मूल्य कुछ भी नहीं है और आइडिया भी कुछ नहीं है। फुली मटेरियलिस्टिक एंड मैकेनिकल एटीट्यूड, यानी जो मैटर है वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये प्रकृतिवादी थे, ये कौन कौन थे, यानी जो इस विचारधारा को प्रमोट करते थे, उसके समर्थक थे, वो कौन कौन से विचारक थे? वो थे अरस्तु, बेकन, डार्विन, रूसो, लोक, टैगोर और कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये थे इनके समर्थक, याद कर लेना इनको। फिर है शिक्षा में प्रकृतिवाद, यानी नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। शिक्षा में हम प्रकृतिवाद को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, शिक्षा में प्रकृतिवाद की नींव सबसे पहले बेकन और कोमेनियस ने रखी थी। सबसे पहले शिक्षा में प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म को कौन लेके आया था? बेकन और कोमेनियस। ठीक है, ये किस बात में विश्वास रखते थे कि बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। नेचर इज़ अल्टीमेट रियलिटी, यानी प्रकृति ही वास्तविकता है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, जो भी सच है वो हमारा नेचर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये किस थ्योरी में बिलीव करते थे? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी जो स्टूडेंट है उसी का मेन स्थान है एजुकेशन प्रोसेस में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब हमने आइडियलिज्म पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो आइडियलिस्ट थिंकर्स थे वे स्टूडेंट को तो सेकंड पोजीशन देते थे और फर्स्ट पोजीशन किसको देते थे? टीचर को। लेकिन ये जो प्रकृतिवादी है, नेचुरलिस्टिक ये अप्रोच रखने वाले आदमी हैं, ये स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं और टीचर को सेकंड। तो हो गया ना बिल्कुल ऑपोजिट। नेक्स्ट है कि सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है उन्हीं के द्वारा हमें नॉलेज प्राप्त होती है, उसके अलावा हम नॉलेज कहीं से भी नहीं ले सकते। सिर्फ हमारे सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, वही ज्ञान का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट है ओपोजिट ऑफ आइडियलिज्म, यानी ये आध्यात्मिकता, जो हमारे आइडियलिस्टिक थे, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते थे, ये उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ओपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, ये जो हम बुक से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका भी विरोध करते हैं और ये मानते हैं कि नेचर से खुद एक्सप्लोर करके नॉलेज लो। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्लेस टू टीचर, यानी ये अध्यापक है उसको सेकेंडरी प्लेस देते हैं और फर्स्ट प्लेस देते हैं स्टूडेंट को। और जो आइडियलिस्ट वाले थे, आदर्शवादी थे, वो देते थे टीचर को फर्स्ट प्लेस और स्टूडेंट को सेकंड प्लेस। एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज देते हैं, किस पे फोकस करते हैं? वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज और प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। ठीक है, ये जो प्रकृतिवादी हैं, नेचुरलिज्म जो थिंकर्स हैं, वो मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी पर बेस्ड होनी चाहिए, यानी एजुकेशन जो हम दे रहे हैं वो स्टूडेंट के नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये जो बुकिश नॉलेज हैं उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उनके अनुसार जो रियल एजुकेशन है ना, वो है कि हम स्टूडेंट की जो नेचर है उसके अनुसार उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करें, जैसे जिसमें भी स्टूडेंट की रुचि है उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट करें। जो ये नेचुरलिस्टिक थिंकर्स हैं वे मानते हैं कि जो डिसिप्लिन है उसमें कठोरता और ऐसी किसी भी टीचिंग मेथड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो स्टूडेंट के नेचर के ऑपोजिट हो, जिसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ठीक है, इन्होंने एक और चीज़ पे फोकस किया, वो है नेगेटिव एजुकेशन। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेगेटिव एजुकेशन यानी निषेधात्मक शिक्षा। इट डज नॉट गिव वर्च्यू, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइस, इट डज नॉट इनकलकेट ट्रूथ, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एरर्स। यानी प्रकृतिवादियों के अनुसार जो निषेधात्मक शिक्षा है, जो नेगेटिव एजुकेशन है ना, वो पॉजिटिव, उसका मतलब है कि हम बच्चों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, जो गुण है उनकी शिक्षा नहीं दे, बल्कि जो अवगुण है ना, जो असत्य चीज़ है, उनसे बचने की शिक्षा दे। यानी बच्चों को क्वालिटीज़ के बारे में ना बताकर कि बच्चों को ये काम करना चाहिए, हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चों को ये काम नहीं करना चाहिए। गुणों की शिक्षा न देकर अवगुणों से बचने की शिक्षा दी जाती है। और ये थ्योरी किन्होंने डेवलप की थी?
ये की थी प्रकृतिवादियों की। ये मुख्य थ्योरी है कि बच्चों को गुणों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको अवगुणों से कैसे बचा जाता है इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो थे जो इसके थिंकर थे, उनका विचार था कि जो बालक की प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो 5 से 12 साल की उम्र तक होती है, और उसमें उसकी जो एजुकेशन है वो नकारात्मक होनी चाहिए, यानी उसको नेगेटिव एजुकेशन देनी चाहिए। इस 5 से लेके 12 साल तक बच्चों को सिर्फ यही बताना चाहिए कि असत्य से कैसे बचा जाता है और अवगुणों से कैसे बचा जाता है। ठीक है, यानी इस संसार में बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं, उनसे बचाने की शिक्षा देनी चाहिए, न कि ये बताना चाहिए कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। ठीक है, यह इसमें नेगेटिव एजुकेशन में हम बच्चों को अच्छाई नहीं सिखाते, लेकिन बुराई से बचाते हैं और सच्चाई का संचार नहीं करते, बल्कि बच्चों को गलतियों से बचाते हैं। ठीक है, बालक को यह सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें क्या नहीं सीखना चाहिए। ये नेगेटिव एजुकेशन का मेन फोकस है कि बच्चों को यह सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें क्या नहीं सीखना चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब आते हैं प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। नेचुरलिज्म है, उनका करिकुलम कैसा था, वे कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करते थे। ठीक है, तो नेचुरलिज्म में जो शैशवावस्था है ना, जो इन्फेंट स्टेज है, वो 0 से 2 साल की होती है, उसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता था, उनका करिकुलम क्या था कि प्रकृति की गोद में बालक का वास्तविक विकास, कि बालक को खुला छोड़ दो, वो नेचर से अपने आप सीख लेगा। ये था 0 से 2 साल तक बच्चों को सिखाने का कार्यक्रम। अब नेक्स्ट में है कि बाल्यावस्था, यानी जब बच्चा 2 से 11 साल के बीच में आ जाए, चाइल्डहुड स्टेज में आ जाए, तब क्या करते थे, इस स्टेज में 2 से 11 वर्ष के बीच में बच्चों को तैरना सिखाते थे, दौड़ना सिखाते थे, खेलना कूदना सिखाते थे। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन है, उनका डेवलपमेंट करते थे, और बुकिश नॉलेज नहीं देते थे, कोई भी पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता था, इसका विरोध किया जाता था। ये काम वो करते थे 2 से 11 वर्ष की उम्र में। और किशोरावस्था में, यानी 12 से 18 साल की उम्र में बच्चों को क्या सिखाया जाता था, मोरल एजुकेशन, यानी नैतिक शिक्षा दी जाती थी। नेचुरल साइंस, उनको प्राकृतिक विज्ञान सिखाया जाता था, उनको भाषा, संगीत, साहित्य, गणित एवं हस्तकला, इनकी नॉलेज दी जाती थी। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस में बच्चों का जो करिकुलम है वो डिफरेंट था। अब आते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने की ओर ध्यान देते थे। वे बोलते थे कि अगर बच्चों को आत्मरक्षा सिखानी है ना, यानी अगर उनको सेल्फ हेल्प, अपनी रक्षा कैसे करनी है ये सिखाना है, तो बच्चों को हमें स्वास्थ्य विज्ञान और शरीर विज्ञान, यानी हेल्थ साइंस और शरीर विज्ञान, हमारी बॉडी का साइंस, वो सिखाना चाहिए। फिर है बेसिक नीड ऑफ लाइफ, अगर हमें बच्चों को जीवन की मौलिक आवश्यकताएं सिखानी है तो बच्चों को कौन से विषय पढ़ाने चाहिए, मैथ, साइंस और ज्योग्राफी। अगर बच्चों को, अगर संतान का पालन पोषण, यानी अगर बच्चों को उनके किड्स वे रेज करने हैं, तो उसके लिए बच्चों को 2 सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, एक है गृह विज्ञान और एक मनोविज्ञान, यानी होम साइंस और साइकोलॉजी। सामाजिक संबंधों के लिए उन्हें पढ़ाना चाहिए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटी। और खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बच्चों को क्या सिखाना, क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, उनको पढ़ाने चाहिए ड्राइंग, म्यूजिक और लिटरेचर। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ हैं, अगर इन एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट करना है तो बच्चों को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि जो करिकुलम था, जो नेचुरलिज्म का करिकुलम था, उसमें किसी भी, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो रिलीजियस एजुकेशन है ना, उसका कोई भी स्थान नहीं है। बच्चों को रिलीजन के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें एक्टिविटीज़ है और स्किल्स हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ये जो करिकुलम है, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, इनका संबंध है वो उनके प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा है, ना कि रटने से है। और ये जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं,
इनका बालक की प्रकृति, उसकी रुचि, उसकी इच्छा, उसके एक्सपीरियंस पर आधारित है। और जो साइंस सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। प्रकृतिवादियों ने साइंस सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और जो शारीरिक शिक्षा है और स्वास्थ्य प्रशिक्षण है उस पर ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी प्रकृतिवाद एवं शिक्षण विधियाँ। तो प्रकृतिवाद है वो किन शिक्षण विधियों को फॉलो करते थे? देखो, वे प्राचीन जो पुरानी रटने वाली शिक्षण पद्धतियाँ हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं मानते थे। उसकी जगह पे वे मानते थे कि शिक्षा देने के लिए जो प्रत्यक्ष अनुभव है ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। जो प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिज्म वाले थे, वो मानते थे कि समूह ग्रुप एजुकेशन की बजाय इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ग्रुप यानी सामूहिक शिक्षा की बजाय उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनके अनुसार पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों का विकास है वो स्वाभाविक यानी नेचुरल हो सकेगा और ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सी विधियाँ मानते थे? वो मानते थे कि बच्चों को करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी वो मानते थे। लर्निंग थ्रू सेंसेस और लर्निंग बाय प्ले यानी खेल विधि, ये मतलब जो भी हमारी इंद्रियों को इंक्लूड कर रही है, हमारी सेंसेस को इंक्लूड कर रही है ना, प्रकृतिवादी मानते थे कि सिर्फ वही विधियाँ यूज़ करनी चाहिए पढ़ाने के लिए जो हमारी सेंस ऑर्गन को यूज़ कर रही हैं, जिससे बच्चे ज़्यादा समय तक किसी भी टॉपिक को याद करके रख सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो 6 मेन विधि है वे डिस्कवर की। कौन कौन सी थी? इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि, फिर डाल्टन मेथड, मोंटेसरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्लेवे मेथड और प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, आगमन विधि भी करके सीखने पे आधारित है। पहले बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उनसे बच्चे लास्ट में किसी फॉर्मूले तक पहुंचते हैं और अपना अलग से एक नियम, एक रूल बनाते हैं। डाल्टन मेथड में भी बच्चों को एक प्रोजेक्ट टाइप सा दिया जाता है। उनको किसी भी टॉपिक को एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना होता है और उसके बाद उनको क्वेश्चन आंसर सोल्व करने होते हैं। मोंटेसरी मेथड में भी बच्चों को पहले हाथ से करके सिखाया जाता है और फिर उनको आगे काम दिया जाता है। निरीक्षण पद्धति ऑब्जर्वेशन में भी बच्चे पहले किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसे खुद करते हैं। प्लेवे मेथड खेल विधि हो गया। प्रोजेक्ट मेथड यानी बच्चों को एक योजना दी जाती है और बच्चे उसे करके सीखते हैं। ठीक है, जो रूसो थे वो मानते थे कि ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चों को कोई भी शाब्दिक पाठ नहीं पढ़ाए और बच्चों को खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखने पर बल दे। यानी शिक्षण प्रक्रिया में बालक को एक्टिव होना चाहिए, उसे एक्टिवली परफॉर्म करना चाहिए। जो रूसो थे वो मानते थे कि बच्चों को चोक एंड टोक मेथड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी टीचर लिख दे और स्टूडेंट उसको कॉपी कर ले। रूसो इस मेथड के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि बालक जिस काम को अपनी इच्छा से करता है उसमें अधिक रुचि लेता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेचुरलिज्म एंड टीचर, यानी प्रकृतिवाद एवं शिक्षक। शिक्षक का कैसा रोल था? टीचर रोल इज सब्सिडरी वेयरएज चिल्ड्रंस पोजीशन इज सेंट्रल, यानी टीचर था उसकी सेकेंडरी पोजीशन थी और स्टूडेंट था वो शिक्षा का केंद्र बिंदु था। नेचर इज सुप्रीम टीचर, वो मानते थे कि प्रकृति ही शिक्षक है, बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो अपने आप सीख लेगा। आदर्शवादी जहाँ टीचर को प्रथम स्थान प्रदान कर देते, यानी जो आइडियलिज्म वाले थे वो फर्स्ट पोजीशन देते थे टीचर को, वही जो ये नेचुरलिज्म वाले हैं ये बोलते हैं कि टीचर है उसकी तो पोजीशन दूसरे नंबर पे है, पहले पे तो बच्चा ही है। अध्यापक का काम सिर्फ यह देखना है कि बालक है वो अपनी रुचि के अनुसार इंडिपेंडेंट होके अपना डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं। जो नेचुरलिज्म थे, थिंकर्स थे, वो मानते थे कि जो स्टूडेंट है उसका विकास
का ऑब्जर्वेशन करना टीचर का मुख्य कार्य है, न कि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन, आइडिया या ऐसा काम प्रोवाइड करना जो बालक का चरित्र निर्माण यानी उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट ना कर सके। बालक किसी भी टीचर की अपेक्षा यह बात अच्छी तरह से जानता है कि उसे कब, क्या, कैसे और क्यों सीखना है। ठीक है। जो प्रकृतिवाद थे वो प्रकृति में विश्वास रखते थे, यानी वो बोलते थे कि प्रकृति ही शिक्षक है। प्रकृतिवाद में जो टीचर है उसकी पोजीशन सेकंड थी। अध्यापक का कार्य सिर्फ बालक का निरीक्षण करना था। जो टीचर है वो बालक के कार्य में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब बालक अपने रास्ते से भटक जाए या अपने काम में आगे ना बढ़ पाए, यानी बालक की प्रोग्रेस रुक जाए। अध्यापक है उसका मेन काम है कि जो बालक की साइकोलॉजी है ना उसका अध्ययन करना। टीचर को स्टूडेंट साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक है उसका काम है कि बच्चे को विभिन्न प्रकार के जो मेंटल प्रेशर है उनसे बचाना। ठीक है। ये थे नेचुरलिज्म एंड टीचर। अब आते हैं नेचुरलिज्म एंड स्टूडेंट, यानी प्रकृतिवाद में जो बालक था उसकी क्या स्थिति थी, वे बालक को कहाँ देखते थे। तो आदर्शवाद में तो बालक को गौण सेकेंडरी पोजीशन प्राप्त थी। वहीं जो प्रकृतिवादी थे, नेचुरलिज्म वाले थे, वो मानते थे कि स्टूडेंट है वही मेन पोजीशन रखता है, उसी के चारों ओर शिक्षा है वो घूमती है। सबसे पहले बालक आता है और बाद की चीज़ें जैसे जो टीचर है, करिकुलम है, स्कूल है, बुक्स हैं, वे सभी बालक के पीछे हैं। सबसे मेन पोजीशन है वो स्टूडेंट की है। वे मानते थे कि जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट ही मेन फोकस ऑफ सेंटर है। शिक्षा है वो बच्चे की प्रकृति के अनुसार दी जानी चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को जो एजुकेशन है वो उनकी जो नीड्स हैं और जो उनका इंटरेस्ट है उसके अनुसार देनी चाहिए। जो एजुकेशन है उसका आयोजन बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किया जाना चाहिए, यानी बच्चे का सभी आयामों में विकास हो सके, सभी डायमेंशन में विकास हो सके, इसी के लिए हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। फिर है नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन, यानी प्रकृतिवाद एवं अनुशासन। प्रकृतिवादियों का मानना था कि अनुशासन है वो मुक्त होना चाहिए, यानी फ्री डिसिप्लिन होना चाहिए, बाहर से थोपा हुआ डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। फिर ये मानते हैं नो फिजिकल पनिशमेंट, यानी बच्चों को कोई भी शारीरिक दंड न दो, बच्चे हैं वो प्रकृति से अपने आप सीख लेंगे। वे एक और चीज़ मानते थे, वो है कि बच्चे को डिसिप्लिन का मेन सेंटर होता है बच्चे की हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ठीक है, यानी सुख और दुख ये बच्चे के अनुशासन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसका मतलब है कि बालक सुख और दुख बच्चे को उचित एक्टिविटी करने और उसे डिसिप्लिन में रहने के लिए अपने आप प्रेरित करेंगे, अपने आप उसे आगे बढ़ाएंगे। यदि बालक की एक्टिविटी गलत होगी तो नेचर है वो उसे स्वयं अपने आप दंड दे देगी। दंड के परिणाम स्वरूप बालक को दुख होगा, अगर दंड मिलेगा तो बालक को दुख होगा और दुख होने की वजह से वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, जब एक बालक गिरता है या फिर कोई बालक अपना सिर मेज पर पटकता है तो उसे दर्द होता है और यह दर्द उसे यह अनुभव करवाता है कि उसे बार बार इस काम को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे ही दर्द होगा। इसके बाद है नेचुरलिज्म एंड स्कूल, यानी प्रकृतिवाद एवं विद्यालय। तो प्रकृतिवाद है वो विद्यालय के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का विरोध करते थे। वो नहीं मानते थे कि कोई स्कूल टाइप की चीज़ हो और जिसमें बच्चों को फोर्सफुली एडमिट किया जाए। वो मानते थे कि बच्चों को नेचर में छोड़ दो, बच्चे अपने आप सीख लेंगे। ठीक है, प्रकृतिवादियों के अनुसार न तो स्कूल में कोई स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल हो
और नए ही जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग पे टीचर फोर्सफुली ज्ञान ठूसने का प्रयास करे। ठीक है, वे मानते थे कि बच्चे को प्रकृति की गोद में होना चाहिए और उसमें जो पनिशमेंट है उसका स्थान नहीं होना चाहिए। नेचर्स वास्ट कैंपस इज़ द रियल स्कूल, यानी प्रकृति ही स्कूल है। स्कूल शुड बी नेचुरल, यानी नेचर की गोद में स्कूल होने चाहिए। प्रकृतिवादी यह भी मानते थे कि प्रकृति अपने आप में एक स्कूल है और जहाँ बच्चे जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर अपने आप सीखते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि टैगोर का जो विश्व भारती है वो प्रकृतिवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। स्कूल है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक नेचुरल एयर हो, नेचुरल लाइट हो और उसमें इतना स्पेस हो कि बालक उसमें अपना ओवरऑल डेवलपमेंट आसानी से फ्री होके कर सके। ठीक है, तो ये मानते थे प्रकृतिवाद। फिर आगे है मेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद के गुण है वो क्या क्या थे। प्रकृतिवाद के जो पहला गुण है वो था चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी बाल केंद्रित था। प्रकृतिवादी मूल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा को बल देते थे। फिर है फ्री डिसिप्लिन, यानी फ्री मुक्त अनुशासन पर भरोसा रखते थे, यानी जो डिसिप्लिन जो अनुशासन बालक अपने आप लागू करेगा वही अंतिम होगा। सेकेंडरी प्लेस टू टीचर, इन्होंने टीचर को सेकेंडरी पोजीशन दी है, पहले स्थान पर बच्चे को रखा है। को एजुकेशन, सबसे बड़ा इनके एजुकेशन का गुण है वो है को एजुकेशन, यानी ये सह शिक्षा का समर्थन करते थे, उसको बढ़ावा देने के पक्ष में थे। ठीक है, फिर जो प्रकृतिवादी है वो ये भी मानते थे कि बालक है उसी के अनुसार जो करिकुलम है वो बनाया जाना चाहिए और बालक की डेवलपमेंट के अनुसार ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही उसे शिक्षित किया जाना चाहिए और उसे एजुकेशन देने के लिए डिफरेंट जो टीचिंग मेथड्स हैं उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला था कि शिक्षा बालक के लिए न कि बालक शिक्षा के लिए। फिर इसकी डीमेरिट्स, अब इसमें भी कुछ कमियां थी। क्या क्या थी वो कमियां? मोर फोकस ऑन इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया। उन्होंने सब कुछ बालक पर ही छोड़ दिया कि बालक है उसको प्रकृति की गोद में छोड़ दो, बालक जैसा करेगा वो सही करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया उन्होंने। नो स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। बच्चों को रिलीजियस नॉलेज थी वो नहीं दी जाती थी। नो रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। सेकेंडरी पोजीशन टू टीचर, यानी शिक्षक को कम रखा जाता था और स्टूडेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। नो बुक्स, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी अवहेलना की गई। उन्होंने बोला कि बच्चों को नेचर में छोड़ो और नेचर अपने आप सिखाएगी और बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम मोर फोकस ऑन एक्सपीरियंस, यानी अपने आप अनुभव से संबंधित ज्ञान पर बल दिया, लेकिन जो सभी प्रकार का ज्ञान है वो हम अपने आप अपने अनुभवों से नहीं सीख सकते। वही सुना है ना कि अगर अपने अनुभवों से अपनी गलतियों से सीखोगे तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला, कुछ इसकी और डिमेरिट्स हैं, उसके एग्जाम्पल हैं कि अगर बच्चे को तालाब में अकेले तैरने के लिए छोड़ दें तो क्या बच्चा अकेला तैर पाएगा? क्या छोटे बच्चे जिसको कोई जानकारी नहीं है उसको बिजली के खुले एवं नंगे तारों के पास छोड़ देना चाहिए? क्या बच्चे को अकेले पहाड़ी पर छोड़ देना चाहिए? क्या बच्चे को कुएं के पास अकेला छोड़ देना चाहिए? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए थे इनकी थ्योरी पर, क्योंकि इन्होंने बोला था ना कि बच्चे को खुला रखो, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बच्चे को स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते और यहाँ पे हम इस थ्योरी पे थोड़े क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो ये हो गई इसकी डीमेरिट्स। यहाँ पे हमारा टॉपिक नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।